हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए सोशल साइंस के छठा पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सहकारिता के मूल तत्व क्या हैं? बिहार के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं आपके 5 नंबर में पूछते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करें। सहकारिता के द्वारा जीवन को उन्नत और उच्च स्तर की वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है, जिससे श्रेष्ठतम कृषि तथा समूह जीवन संभव हो सके। कहने का मतलब है कि इसमें जीवन को जो है ना अच्छा बनाने के लिए उसमें कृषि को अच्छा बनाया जाता है। इसके 3 आधारभूत तत्व हैं। पहला जो है, यह संगठन की सदस्यता स्वच्छ होती है, उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं होगा। दूसरा का है, इनका प्रबंधन संचालन जनतांत्रिक आधार पर होता है। और तीसरा का है, इसके आर्थिक उद्देश्य में नैतिक और सामाजिक तत्व होती है। इसकी उद्देश्य लूट खसूट करना नहीं, बल्कि उसके समूह को लाभ और सुवृद्धि करना होता है। कहने का मतलब दोस्तों ना, सहकारिता का मतलब होता है ना कि इसमें मिल के कृषि कार्य को बढ़ाना, ताकि इससे जो है ना इसकी विकास हो सके। जो हमारा बिहार है इसकी विकास हो सके। ऐसा ना हो कि इसमें सहकारिता में कुछ लोग ऐसे आ जाए जो हमारे शोषण करें, तो ये बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा मतलब पैसा, तो आधुनिक युग में पैसा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आज मुद्रा को वर्तमान अर्थव्यवस्था से हटा दिया जाएगा, मतलब पैसा को हटा दिया जाएगा, तो हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी या काफ़ी धीमी हो जाएगी। यदि मुद्रा का आविष्कार ना हुआ होता तो आज विश्व के विभिन्न देश में इतना आर्थिक प्रगति भी नहीं देखने को मिलता, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालें। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला जो है, विनिमय का माध्यम। किसी वस्तु को बेचने या खरीदने में मुद्रा का माध्यम कार्य करता है। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को हमें खरीदना होगा चाहे बेचना होगा। खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा या बेचेंगे तो पैसा लेना पड़ेगा, ठीक। दूसरा का पॉइंट है, मूल्य का मापक। किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रण से मापते हैं। किसी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए नहीं बात करते हैं कि बताइए आलू कैसे रुपया है, तो मुद्रा से न बात करते हैं कि 10 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो है, तो वही बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालें। अगला जो क्वेश्चन है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक, तो देखिए आधारिक संरचना का मतलब जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग सुविधाओं तथा सेवाओं से है, जो देश के आर्थिक विकास के सहायक होते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। इन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। कहने का मतलब है ना, आधारिक जो है संरचना का मतलब होता है कि बिजली, परिवहन, संचार, ये सब जो सेवा है ना, इसके विकास करना होगा, तबे जाके यहाँ का जो विकास हो पाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? तो हमारे देश की वे संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, वित्तीय संस्थाएं मतलब वह संस्था जो लोग के ज़रूरत को पूरा करने के लिए साख एवं मुद्रा संबंधित कार्य संपादित करती है। मतलब जो है ना,
पैसा देती है, ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि वह संस्था जो मानव के ऋण के पूरा करता है, मतलब पैसा जरूरत को पूरा करता है, उसको वित्तीय संस्था कहते हैं। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक क्रियाओं के आवश्यकता में वो मदद करता है। कहने का मतलब अगर आपको कंपनी लगाना है या कृषि कार्य करना है या कोई भी काम कर रहे हैं तो आप वित्तीय संस्था यानी बैंकों से कर्ज लेकर काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त वर्णन करें। भारत में सहकारिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित होने के साथ हुई। इसमें सुधार के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। अतः 1914 ईस्वी में मैकलेन समिति नियुक्त की गई जिसने भावी रूपरेखा तैयार किया। कहने का मतलब है ना, भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 में हो गया था। इसके लिए एक साख समिति का गठन किया गया था जो उसमें 1912 में सुधार किया गया। फिर एक अधिनियम बनाया गया था 1914 में। उसके बाद जो है सही तरीका से साख की रूपरेखा तैयार हुआ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नगर निगम की आय की प्रमुख साधनों की बताइए। तो नगर निगम आय जो है निम्न स्रोत है। पहला, संपत्ति कर और मकान कर, वाहनों और पशु पर कर, ये नगर निगम काम करता है आय के लेकर। मनोरंजन स्थलों पर कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, नगर की भूमि की बढ़ी हुई कीमत पर विकास कर, जल कर मतलब टैक्स, जल आपूर्ति कर, सफाई कर, गैर मशीन वाले वाहनों पर कर जैसे रिक्शा और घोड़ा गाड़ी, ये सब पर ये आय का दिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। तो आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद की एक ही उद्देश्य है, लोगों को मारना, धमकाना और उनके बीच दहशत फैलाना, जबकि लोकतंत्र का एक ही उद्देश्य है, लोगों की सहायता करना, उनकी हित के लिए कार्य करना। ठीक है ना, इसलिए आतंकवाद जो है लोकतंत्र का चुनौती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। तो देखिए, सत्ता के साझेदारी का अर्थ है शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए अलग अलग सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें सांस्कृतिक तथा भाषा भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परिवारवाद क्या है। दोस्तों, अधिकांश राजनीतिक दल एवं उनके नेताएं अपने परिवार एवं सगे संबंधी को बिना किसी आधार के टिकट देकर राजनीतिक में लाने का प्रयास करता है, जिसे परिवारवाद कहा जाता है। दोस्तों, इसका मतलब हुआ, परिवारवाद का मतलब हुआ कि जो भी कोई राजनीतिक में है वो ही चाहता है कि हमारे सगे संबंधी इस राज पार्टी में आए और यहाँ अपना धाक जमाए। ठीक है ना, और ऐसे आयोग एवं आपराधिक छवि को लोग ऊंचा पदों पर बैठ रहते हैं, इनको लोकतंत्र पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कोई पहले से ही नेता है और कोई उसी का कोई हित आ गया जो भी वो भी गलत है, तो कभी भी लोकतंत्र नहीं सुधर सकता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख
विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय रेल परिवहन प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, भारतीय रेल परिवहन की, वैसे देखिए 16 क्षेत्र में बांटा गया है, जोन जो है 16 है, लेकिन एगो 17वां जो है 17वां जोन मेट्रो है, ठीक है ना। दूसरा का पॉइंट है, भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी रेल लाइन है। कोलकाता एवं दिल्ली से मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार के रेल मार्ग की विवेचना कीजिए। तो बिहार में रेल मार्ग की विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 में हुआ था। उत्तरी बिहार में पूर्व पश्चिम मार्ग का निर्माण हुआ। 20वीं शताब्दी के बीच तक अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह मीटर गेज का विकास के साथ कई शहरों को जोड़ दिया गया। देखिए कहने का मतलब है ना, अंग्रेज जो थे उन्हीं के शासन में 1860 में जो रेल यहाँ चला और उसके बाद उसमें विकास हुआ। आज़ादी के बाद और जो है ना रेलवे लाइन की विकास हो गया और हर शहरों को जोड़ दिया गया, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चिपका आंदोलन क्या है। तो देखिए चिपका आंदोलन उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिले में 1900 यहाँ 72 हुआ है ना, लेकिन 1970 के दशक कहा जाता है, सही मानने में नहीं पता चलता है। 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहा था। इस आंदोलन के अंतर्गत पेड़ पौधे को ठेकेदार द्वारा काटने से बचाने के लिए यहाँ के लोग, ज़्यादातर जो महिलाएं थी, पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाती थी और ये बोलती थी कि पेड़ काटने से पहले मुझे काटो, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से तात्पर्य है कि खनिज का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना, ताकि खनिज का अनावश्यक बर्बाद ना हो। खनिज का भंडारण सीमित है, इसका अंधाधुंध उपयोग से यह जल्दी भविष्य में समाप्त हो जाएगा, अतः खनिज को आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के रखना पड़ेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपनिवेश किसे कहते हैं। तो किसी भी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देशों पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करना और अपना स्थापित करना उपनिवेश कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देशों पर कब्जा कर लेता है और उस पर शासन करता है, उपनिवेश कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बाओदाई कौन था। तो बाओदाई दक्षिण वियतनाम का एक प्रांत ओनाम का शासक था, जिसे फ्रांस तथा अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उनका शासन साम्यवादी के समक्ष टिक पाना कठिन था। अतः साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण बाओदाई जो है 25 अगस्त 1945 को अपना गद्दी छोड़ दिया। यहाँ बाओदाई है, बाओदाई, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, बाओदाई छोड़ दिया। अगला जो क्वेश्चन है, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापन का उद्देश्य क्या है। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है, भारत में फ्रांस कमज़ोर पड़ रहा था। फ्रांस ने हिंद चीन में इस उद्देश्य से अपना उपनिवेश स्थापित करना उचित समझा, ताकि वह दोनों तरफ भारत एवं हिंद चीन को कठिन परिस्थिति में भी संभाल सके। कहने का मतलब दोनों को हेल्प कर सके, मदद कर सके। फ्रांस ने औद्योगिक विकास के उद्देश्य से हिंद चीन के साथ समझौता किया।